आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई को एक अहम फैसले पर सुनवाई होनी है और ये फैसला है एनसीबी के उस केस के बारे में जो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर कई आरोप तय हुए हैं और इसके अलावा इसमें कई और आरोपी हैं, करीब 35 आरोपी हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, इसमें क्या क्या इस चार्जशीट में लिखा गया है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। देखिए, इस समय जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 760 दिन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक 286 पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में जमा कराई है और इसमें करीब 33 आरोपियों के डिटेल्ड बयान हैं। 49 पेज ऐसे हैं जिनमें आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती को बनाया गया है और आरोपी नंबर 7 यानी उनके भाई शौविक समेत बाकी आरोपियों का रोल इसमें बताया गया है। इसमें इनका डिटेल चैट भी है जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। अब कहा यह गया है कि एनसीबी ने 6272 पेज के डिजिटल एविडेंस निकाले हैं, 2226 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं और मोबाइल नंबर्स की एक सीडी भी कोर्ट में जमा की है। 2960 डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पर जमा कराए गए हैं। मतलब काफी भारी भरकम मामला है। जाहिर है 2 साल से जांच चल रही थी, तो बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें सामने आने वाला है। अब एक अखबार में छपी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिपोर्ट में जो आरोपी नंबर 10 हैं रिया चक्रवर्ती, उनका क्या रोल रहा है। अब इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ साल 2018 से ही ड्रग पेडलर नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। एनसीबी की चार्जशीट यह भी कहती है कि अब्दुल बसित परिहार ने पूछताछ में बताया कि वो 2018 में पहली बार रिया और शौविक से मिला था। परिहार के बयान के मुताबिक सभी ड्रग्स सुशांत के घर में काम करने वालों को दिए जाते थे। डिलीवरी की पेमेंट और ड्रग्स को चुनने का काम रिया करती थी। 1-2 बार रिया को डायरेक्टली भी ड्रग सप्लाई किए गए। एनसीबी ने रिया और शौविक के बीच हुई चैट भी दिखाई। एक चैट में रिया ने इस बात का जिक्र किया है कि सुशांत दिन में 4 बार ड्रग्स लेते थे। ध्यान रहे कि ये जो पूरी रिपोर्ट है मैं एक अखबार के हवाले से बता रहा हूं और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है उस चार्जशीट के आधार पर जो एनडीपीएस कोर्ट में जमा की गई है, जिसमें 2 साल की पूरी रिसर्च है, पूरी जांच है। अब एक रिया और शौविक के बीच हुई चैट का एक हिस्सा है जो 16 मार्च 2020 को हुई है, यानी सुशांत के जाने से करीब 3 महीना पहले। रिया लिखती है कि वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, तो उसी तरह से प्लान करो। शौविक का जवाब आता है, ठीक है, हमें 5 ग्राम बड मिल सकती है, ये 20 डूब्स मारिजुआना सिगरेट है। रिया कहती है, हाँ, कितने की है? शौविक का जवाब है 2000। रिया का जवाब है, ठीक है, खरीद लो। हैश का मिरांडा को पे कर देना, हैश का मिरांडा को पे करने देना। अब 49 पेज की जो रिपोर्ट है इसमें 32 बार रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। एनसीबी की 49 पेज की रिपोर्ट में रिया का नाम 32 बार लिखा गया है। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया है कि शौविक सैमुअल को दीपेश के खुलासे के बाद और रिया को 6, 7, 8 सितंबर 2020 को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग्स केस में उनके इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले। इसी आधार पर उन्हें 8 सितंबर 2020 के दिन गिरफ्तार किया और उसके बाद अब वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। पॉइंट नंबर 53 कहता है कि सुशांत के कहने पर 17 मार्च को रिया के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके उसके मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपए में जैद विलात्रा नाम के पैडलर से 5 ग्राम गांजा खरीदा था। रिया और शौविक ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपए देकर कैजान इब्राहिम से चरस या हशीश लेने को कहा था। पॉइंट नंबर 63 में लिखा है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया चक्रवर्ती और शौविक ने दीपेश सावंत को कैजान इब्राहिम से चरस और गांजा रिसीव करने के ऑर्डर दिए। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के पास में ये पूरा लेन देन हुआ है। इसके अलावा उसमें आगे कई सारी ऐसी डिटेल हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरह से ये सब कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा था, बड़े प्लान्ड वे में चल रहा था और एनसीबी के पास पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री निकल कर आ गई है कि किस तरह से ये लेन देन चला करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एटीएम के जरिए, एटीएम कार्ड के जरिए पैसा दिया जा रहा है।
अब पॉइंट नंबर 63 कहता है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया चक्रवर्ती और शौविक ने दीपेश सावंत को कैजान इब्राहिम से चरस और गांजा रिसीव करने के ऑर्डर्स दिए। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के पास ही शाम को डिलीवरी हुई। दीपेश ने कैजान को 7,000 रुपए दिए, उसे ये पैसा रिया ने दिया था। दीपेश सावंत को किराना और गांजा खरीदने के लिए रिया अलग से पेमेंट करती थी। ये सारा का सारा डिटेल जो है ये उस चार्जशीट में है जो एनडीपीएस कोर्ट में फाइल की गई है। तो ये सारी जानकारी आई है पूछताछ से। पॉइंट नंबर 64 कहता है कि रिया ने दीपेश सावंत को 10,000 रुपए दिए। ये पैसे सावंत ने माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर ड्वेन फर्नांडिस को दिए और उससे 25-25 ग्राम गांजे के 2 पैकेट खरीदे। रिया ने इसमें 1 पैकेट शौविक के लिए खरीदा था। पॉइंट नंबर 78 कहता है कि रिया ड्रग्स के फाइनेंस से लेकर उसके मैनेजमेंट का पूरा काम करती थी। 16 मार्च को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने से पहले अपने भाई शौविक, सैमुअल, दीपेश सावंत और बाकी लोगों के साथ एक मीटिंग की और एनसीबी ने इसी मीटिंग को साजिश का नाम दिया है। सभी ने ड्रग्स खरीदने से पहले इसकी कीमत, भुगतान और डिलीवरी के तरीके पर चर्चा की। इसी पॉइंट में इस बात का भी जिक्र है कि रिया ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपए ग्रोसरी और गांजा लाने के लिए दिए थे। पॉइंट नंबर 79 कहता है कि नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में रिया और शौविक की सहमति से उनके घर पर ड्रग्स की डिलीवरी की गई। रिया ने सुशांत को ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए अपना घर दिया था। एनसीबी के मुताबिक ये एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन है। एनसीबी ने आरोप लगाए हैं कि रिया ने अपने घर पर ड्रग्स की डिलीवरी ली थी। उन्होंने अपने घर पर ड्रग्स स्टोर किया था, ड्रग्स के लिए पैसे दिए थे। इससे साबित होता है कि रिया ड्रग डीलिंग में एक्टिव थी और उनके भाई ने इस काम में उनका सहयोग किया। पॉइंट नंबर 81 में एनसीबी ने यह बताया है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रही थी। इसमें एनसीबी ने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें रिया को बीच में रखते हुए उनकी चैट, बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन को दिखाया गया है। रिया जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी उसको भी इसमें दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 132 में लिखा है कि सुशांत के पास ड्रग्स 5 लोगों से होते हुए गुजरता था। सबसे पहले ड्रग पेडलर अनुज केसवानी कैजान इब्राहिम तक इसे पहुंचाता था। इसके बाद ये सुशांत के हाउस वर्कर दीपेश सावंत तक पहुंचती थी। दीपेश से शौविक या रिया तक और रिया के जरिए सुशांत तक पहुंचती थी। 3 बड़ी एजेंसीज में पहली एजेंसी एनसीबी है जिसने इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर की और मामला लगभग फाइनल स्टेज तक पहुंचा है। सीबीआई ने इस केस में अगस्त 2020 में केस रजिस्टर किया था। उसे जांच करते हुए 700 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है, या यूं कहें कि बताया नहीं गया है। जांच चल रही है जो पिछले 2 साल से कहा जा रहा है। ईडी को भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, इसलिए अभी तक कुछ रिपोर्ट निकल कर नहीं आई है। इन तीनों एजेंसीज के अलावा मुंबई और बिहार पुलिस ने भी इस मामले में जांच की थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड बताया था, आप सभी जानते हैं, और बिहार पुलिस का कहना यह था कि मुंबई पुलिस ने उन्हें जांच करने ही नहीं दी। तो कुल मिलाकर ये वो मुख्य अंश थे जो मैंने आपको एक अखबार के हवाले से बताए हैं। अब देखना यह कि 27 जुलाई को क्या होता है। क्या एनसीबी ने जो चार्जेस तय किए हैं उस पर उन्हें सजा सुनाई जाती है, कोई दूसरा मौका मिलता है, कोई अगली तारीख पड़ती है, या उसी दिन सजा का ऐलान होता है, क्या उन्हें कहीं अपील करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारी कानूनी बातें हैं। 27 जुलाई को इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जानना चाहते थे कि उस चार्जशीट में क्या है, तो मैंने थोड़ा ढूंढा, निकाला और आपको बताया। आप लोग इस बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि कितने सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं और इस मामले की फाइनल सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सुनवाई हो रही है ये एनसीबी की चार्जशीट पर हो रही है। अभी तक सीबीआई ने क्या कहा है कोई नहीं जानता, कुछ कहा ही नहीं है, और कहा है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और ईडी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। तो इंतजार किया जा रहा है सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट्स का भी।